नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार और आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश में रह रहे दलाई लामा ने यह बात का अभी बिल्कुल स्पष्ट तरीका से बता दिए हैं कि जो अगले दलाई लामा चुने जाएंगे वह भारत से भी चुने जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दलाई लामा के बारे में। देखिए, एक हमारे यहाँ जो बौद्ध धर्म है, हम सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो रखा गया अस्तित्व में आया वह बिहार के गया जिला के वहाँ पे जो बौद्ध गुरु थे उन्होंने अपना अस्तित्व को बौद्ध धर्म का रखे। उसके बाद यहाँ से भारत से हर जगह यह फैलने लगा। तो फैलते फैलते सबसे पहले यह बताया जाता है कि जो बौद्ध धर्म है वह महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने इसकी स्थापित की। और जब सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो उन्होंने अपनी बेटी और पुत्र, बेटी का नाम संयोगिता था, उन्होंने अपने बेटी और पुत्र को इस धर्म के फैलाव के लिए, पुत्री को, संयोगिता को, उन्होंने अपने जो देश भारत था उसके अगल बगल क्षेत्रों में भेजना प्रारंभ करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं जो भारत से जो सटे हुए जो क्षेत्र है वह आज का, जिसपे चाइना पूरी तरीका से कब्जा किए हुए है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी में एक जगह था तिब्बत। भारत से सटा हुआ चाइना कभी था ही नहीं, वह एरिया के नाम था तिब्बत। तो तिब्बत में इसका प्रचार प्रसार होते हुए चाइना ऊना सब में पूरी तरीका से फैल चुका था बौद्ध धर्म। तो अभी भी हम देखते हैं कि भारत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे बौद्ध लोग निवास करते हैं या बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। तो दो आज के जो दलाई लामा हैं वह 14वें दलाई लामा हैं। दलाई लामा जो है वह उनका जन्म 6 जुलाई 1935 ईस्वी को पूर्वोत्तर तिब्बत के अमोदा के तकसरे में स्थित एक किसान परिवार में होता है। हम सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जब वह किसान परिवार में जन्म लिए तो वह फिर दलाई लामा कैसे बन गए। तो दलाई लामा जो होते हैं वह बताए जाते हैं कि जो शुरू वाले जो दलाई लामा थे उन्हीं जो बार बार हमारे जो हिंदू धर्म में है कि हमारा आत्मा बार बार जन्म लेता है, उसी प्रकार से जो दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया है वह चुनने की प्रक्रिया होता है कि जो दलाई लामा चुने जाते हैं उनका वर्ष लगभग 6 वर्ष में वह चुन लिए जाते हैं। उसके बाद चुनने के लिए जो इनसे जो पहले वाले दलाई लामा होते हैं उनको उस प्रकार के कुछ विजुअल्स आते हैं या सपना आते हैं जब उनका एज होने लगता है, जब वह समझने लगते हैं कि अब मेरा शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, एज भी ज़्यादा हो गया है। तो इस स्थिति को देखते हुए जो दलाई लामा हैं उनको विजुअल आते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे संकेत जो होते हैं वह दलाई लामा को ही ये सारे विजुअल आते हैं। तो होता क्या है कि जब यह किसान परिवार में जन्म लेते हैं तो जो 13वें जो दलाई लामा थे उनको भी क्योंकि यह दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। तो जब दलाई लामा जब 14वें आए तो अब जो अभी के जो दलाई लामा हैं एक्चुअली वह तिब्बत के हैं। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि जब तिब्बत के हैं तो दलाई लामा अभी भारत के हिमाचल प्रदेश में रह रहे धर्मशाला में क्यों हैं। तो इसका बात यूं है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सबसे पहले 1950 ईस्वी में तिब्बत जो क्षेत्र है उसके ऊपर हमला कर देता है। और हमला कर देने के बाद हम बताते चले कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक सबसे बड़ा जो विस्तारवादी नीति पे ये सभी लोग चलते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जो आज के चाइना है इनका बेशक 8 देशों के साथ सीमा क्षेत्र लगता है लेकिन विवाद लगभग 14 देशों के साथ है, क्योंकि यह अपना हर किसी का टेरिटरी को अपना बताते हैं। तो जब 1950 ईस्वी में तिब्बत के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हमला करते हैं तो उस टाइम तिब्बत और श्रीलंका, म्यांमार, ये सब जितने भी अगल बगल के जो क्षेत्र थे, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद होता है। इससे पहले हम भी, भारत के लोग भी ब्रिटिश के कॉलोनियल क्षेत्र हुआ करते थे। अब जो कॉलोनियल क्षेत्र हुआ करता था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो डर हुआ करता था वह हुआ करता था उसके जो अगल बगल के क्षेत्र हैं उससे, वह कहीं भारत के लोग अगर मदद करेंगे और उससे भी ब्रिटिश भारत के ऊपर आक्रमण करके ब्रिटिश गवर्नमेंट की सत्ता को हटाया जा सकता था।
इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लोग क्या करते थे कि जितने भी क्षेत्र हुआ करते थे उनका जो रक्षा और विदेशी मामला हुआ करता था वह अपने अंडर लिए हुए रहते थे। वे बताते थे कि बाकी तुम आजाद हो लेकिन तुम्हारा रक्षा हम करेंगे और विदेशी मामला भी हम देखेंगे। इसी प्रकार से जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चले जाते हैं। वे भी चले जाने के पीछे हम सभी लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और जितने भी क्रांतिकारी नेता थे उनके कारण डर से यहाँ से भागना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जब देश आजाद हुआ तो अभी तक हमारा जो नीति था वही नीति चलते आ रहा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीति था कि हम इन सारी देशों का रक्षा और विदेश मंत्रालय भारत ही देखती थी। इसलिए तिब्बत अपना कभी भी सैनिक न तो बनाने को सोचा और न तो सुरक्षा के बारे में ऐसा कुछ इंतजाम किए हुए था, क्योंकि वह कहीं न कहीं भारत के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन जब अंग्रेज 100 साल राज किए तो उन्होंने भारत के अंदर से जितने भी धन था वह सारे को सारे निकालकर अपने यहाँ लेके चले गए। आज़ादी मिला उस टाइम भारत का आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब था। जब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था तो अभी स्थिति इस प्रकार की बनी हुई थी कि न तो हमारे पास खाने के लिए खाना था और न ही कुछ अन्य प्रकार के और सुविधाएं भी, न मॉडर्न प्रकार के हथियार थे, जबकि हमें अपने देश के सुरक्षा में ही लगना उचित था उस टाइम, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी के साथ ही हमारे भी देश को 2 पार्टों में तोड़ दिया गया, तो पहले से ज़्यादा और कमज़ोर हो गए। क्योंकि तिब्बत का हमने सुरक्षा के लिए दिया गया था, तो उधर से जो पहले का जो चीनी सरकार थी वह इस पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नजर गड़ाई हुई थी और विस्तारवादी नीति के कारण तिब्बत पे हमला कर देती है। तो और उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे भी हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन देते हुए घूमते फिरते थे, क्योंकि वे लोग विजनरी नेता थे ही नहीं, उनको आगे पीछे का कुछ मालूम नहीं था। वे खुद तो भी चुन के आए नहीं थे, वह एक प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा सिफारिश और महात्मा गांधी का जो बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं हाथ होने के कारण वे खुद प्रधानमंत्री बने थे। अब इसी के हम सभी चीज को देखते हुए अभी मानते हैं कि इसी प्रकार से जब तिब्बत के ऊपर हमला करते हैं तो ये लोग भी फिर भी लगभग 7-8 साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ तो संघर्ष करते हैं, लेकिन अंततः तिब्बत को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने अंदर मिला लेती है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म का मान्यता बहुत ज़्यादा था, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। बौद्ध धर्म का संदेश भी शुरू से शांति और अहिंसा को ही माना जाता है। तो इस सब चीज़ों को भी लेते हुए उनके यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सामने नहीं टिक पाता था और नहीं टिक पाया। ये सब चीज़ों को हम देखते हुए लगते हैं कि अंततः 1959 ईस्वी में जो दलाई लामा है और अभी के जो 14वें दलाई लामा, उनको तिब्बत से निकलना पड़ता है अपने अनुयायियों के साथ, क्योंकि भारत का काम था उसको प्रोटेक्ट करना। तो जब यह प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इतना अच्छा काम किए कि जो दलाई लामा है उनको अपने यहाँ असाइलम दे दिए, रहने का अधिकार दे दिए। वह क्योंकि वह हिमाचल जो पर्वत है उसको पार करके आए थे, तो अब उनको उसी के बगल वाला एरिया में ही उन सभी लोगों को रहने के लिए बिल्कुल भी अस्थाई दे दिया गया। हम सभी लोग जानते हैं कि उस जहाँ पे दलाई लामा रहते हैं उस जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको हम लोग धर्मशाला के नाम से जानते हैं। तो यह कहानी अब आगे बढ़ती है। बार बार इस चीज़ को संयुक्त राष्ट्र में जब उस पर 1959 में हमला और दलाई लामा वहाँ से निकलते हैं तो इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में इस बात की बातें बार बार उठाई जाती हैं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र की स्थिति आज भी है उसी प्रकार से पहले भी संयुक्त राष्ट्र की स्थिति वैसे जस के तस बना हुआ है, बस वह एक मुख्य दर्शन बना हुआ है। बाकी उसका अभी तक कोई कहीं पर कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने में कोई मदद नहीं किए हैं। तो 1959, 1961 और 1965 में यह 3 बार संयुक्त राष्ट्र में जाकर गुहार लगाया जाता है, लेकिन इस पे भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग दलाई लामा की ही बातें मानते हैं तो इनको अजाइलम तो दे दिया जाता है और यहीं से वह अपना तिब्बत क्षेत्र पे क्लेम जारी रखते हैं और बार बार युद्ध किसी न किसी
तरीके से वह अपना देश को क्लेम करते रहते हैं। अब एक्चुअली उनका जन्म जैसे कि मैंने बताया कि 6 जुलाई 1935 में हुआ था, तो आने वाले 6 जुलाई 2025 है उनका 90 साल पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि वह अब एज ज़्यादा हो गया है और अस्वस्थता के कारण भी अब उन्हें नया दलाई लामा खोजने की प्रक्रिया में लगना होता है। और यह एक जो धर्मशाला है उसका बहुत पहले से ही चला आ रहा परंपरा है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो दलाई लामा है इनको खोजते खोजते लगभग 4 से 5 साल का टाइम निकल जाता है, क्योंकि जितने भी धर्मशाला के अंदर भिक्षु जो लोग होते हैं, जो बौद्ध भिक्षु, उन लोगों का काम है कि उस बालक को वह खोज निकालना कि अगला दलाई लामा कौन बनेगा। यह एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होता है और बहुत ही मुश्किल से अगले दलाई लामा को खोजा जाता है। तो अभी के जो दलाई लामा है वह बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि मैं 6 जुलाई को, क्योंकि उनका जन्मदिन भी है, उस दिन वह बताएंगे कि अगले दलाई लामा कहाँ से चुने जाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि जो दलाई लामा आज से नहीं पहले से भी जो दलाई लामा है वह अन्य क्षेत्रों से और या बोले कि यह अन्य देशों से भी चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर तिब्बत का है तो तिब्बत से ही चुने जाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि 6 जुलाई को जो हमारे कानून मंत्री थे अभी किरण रिजिजू साहब, उन्होंने भी 6 बौद्ध धर्म से ही आते हैं और वह दलाई लामा के जितने भी बौद्ध लोग होते हैं वह दलाई लामा के ही अनुयायी होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना धर्म मानते हैं। तो 6 जुलाई को जो किरण रिजिजू जी हैं वह भी जाएंगे धर्मशाला में और उसी दिन अगले दलाई लामा चुनने जाने की किस देश से चुने जाएंगे इस बात को बिल्कुल विचार होगा और स्पष्ट किया जाएगा। अभी तक अनुमान के मुताबिक जो दलाई लामा स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं उसमें यही बात को बोला जा रहा है कि अगले जो दलाई लामा है वह भारत से चुने जाएंगे। अब जब बात भारत से चुने जाने की है तो ये बात सुनकर चीन को अंदर चीन बहुत ज्यादा इससे आग बबूला हो जाता है और वह पूरी तरीका से बयानबाजी करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि तिब्बत एक्चुअली उसका देश नहीं है। तिब्बत को वह कहीं ना कहीं एक उपाय किए हुए है जबरदस्ती। अगर कोई दलाई लामा अब भारत से चुने जाएंगे तो वह और ज्यादा अपने देश के लिए क्लेम कर सकेंगे। अब इसके चुनने की प्रक्रिया में जो विजुअल्स आते हैं, जब उनका मृत्यु होता है तो जब चिता जलाई जाती है तो वह धुआं का जो गुब्बार उठता है वह दिशा तय किया जाता है, फिर उसी दिशा की ओर और जो पहले से विजुअल आते हैं ये सारी चीज को मिला के उसी दिशा में लोग निकलते हैं और वहां से उनको फिर जो छोटा बच्चा होता है या जो भी सारी चीज होते हैं उनको वहां से चुना जाता है। चुने जाने के बाद उनको जब बहुत सारी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उनको बहुत सारे जो दलाई लामा होंगे उनके प्रिय चीज होंगे वह उनको पहचान पाते हैं, किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उनका कुछ सिमिलरिटी उनमें दिखाई पड़ती है नहीं पड़ती है। जब ये सारी कार्य में सारी परीक्षा में वह पास हो जाते हैं तब उनको दलाई लामा के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। तो चीन आग बबूला क्यों हो गया? चीन आग बबूला इसलिए हो गया क्योंकि वह चाहता है कि जो अगले जो दलाई लामा है वह कहीं ना कहीं चीन से ही अगर चुने जाएंगे तो चीन के लिए यह बात बहुत ही आसान हो जाएगा उसको ऑक्युपाई करके रखने में। अगर दूसरे देश से चुने जाएंगे तो वहां पे और ज्यादा बातें उठेगी और इससे चीन को ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होगी। तो वह चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ही जो नकली सामान बनाने की फैक्ट्री है तो हम किसी दलाई लामा को भी हम कोई वह नकली बनाकर वह अपने टट्टू की तरह बैठाना चाहता है। हम सभी अभी तक बात किए कि जो दलाई लामा का जो प्रोसेस है वह बहुत ही कठिन चीजों से होकर गुजरता है। तो ऐसा लामा जो कि इस प्रकार के कार्य के लिए उचित नहीं है उनको नहीं बैठाया जा सकता है। अब इससे हम सभी लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसी बात को लेकर वह ज्यादा ही ज्यादा उग्र हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जब 1950 तिब्बत पे वे हमला किए तो इसका आहट भारत को, जब वह कोई विरोध नहीं किए तो इसका नतीजा भारत को भी 1962 ईस्वी में भुगतना पड़ा। हम सभी लोग जानते हैं कि और भारत के अन्य क्षेत्रों पे भी इसीलिए वह बार बार अपना क्लेम डालते हैं क्योंकि तिब्बत देश उनका है ही नहीं, तिब्बत तो किसी और का है। तो सारी परिस्थितियों को अब देखते हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
चाइना के अंदर यह बहुत बड़ी चिंता है कि अगर कोई दलाई लामा भारत से अगर चुने जाते हैं तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में चीन को पीछे हटना पड़े और तिब्बत को आजाद करना पड़े। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।